कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता इंजीनियर श्री श्रवण जी चौधरी से कि वो अपने अनुभव साझा करें व हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। सर प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे सर चारण सर से वैसे लाइव मिल रहा हूं, बट मिल पा रहा हूं। बहुत एक लंबा टाइम हो गया था कोटा कॉलेज के बाद। तो आपका स्नेह आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना रहा, बना रहेगा, और उसी की देन है, उन्हीं की बदौलत है कि आज आप ही के स्टूडेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बोलने का एक पहचान बना पा रहे हैं। तो सर आपको प्रणाम और आपका स्नेह बना रहे। और मैं वाईएन सिंह साहब का भी बहुत आभारी हूं, और ममता मैडम जो संयोजक है इस प्रोग्राम के। सबसे पहली बात तो मुझे खुशी इस बात की होती है, जो भी इस लाइव को स्टूडेंट देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनको एक बात मैं कहना चाहूंगा, बेटा सफलता हर आदमी चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो मूल मंत्र होते हैं उस पर कई बार बच्चों का ध्यान जाता ही नहीं है। बच्चों का ध्यान जाता है बाह्य आडंबर पे, बाह्य चकाचौंध पे, मूल रूट पे वो लोग काम नहीं करते हैं। और शायद इसी पॉइंट पे मुझे डिस्कस करना है, और उसी पे मैं मेरी बात को कंटिन्यू कर पा रहा हूं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, जिंदगी में आपको सफल होना तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट बहुत लाइफ में क्लियर होने चाहिए। आपका अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ में खड़ी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि 96 में मैं कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से जब पास आउट हुआ, उसके बाद जब मैंने सीकर में कोचिंग का कॉन्सेप्ट लिया, तो आप सब जानते हैं कि कोटा में उस समय 2-3 कोचिंग्स काम कर रहे थे, बंसल साहब काम कर रहे थे, इधर 2-3 संस्थाएं और काम कर रही थी। उस समय सीकर में कोचिंग खोलने का मतलब है सुसाइड अटेम्प्ट मानते हैं कैरियर का, मतलब लाइफ को स्पॉइल करना है। लेकिन एक बात को जोड़ूं कि आज कोटा के बाद दूसरा स्टेशन सीकर ही हुआ। जैसे आप लोग बीकानेर से बैठे हैं, लेकिन बीकानेर हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आईआईटी और मेडिकल की बात करें तो शायद कहीं सीकर बीकानेर से 2 कदम आगे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बीकानेर में कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं है, वहां को लड़कों में जुनून नहीं था। वहां मैं ये कह सकता हूं कि पागलपन की हद तक किसी ने काम नहीं किया होगा। मैं मेरे फील्ड की बात करूं, कोचिंग इंडस्ट्री की, तो सबसे पहले कोटा से बाहर निकलने वाला मैं एक लड़का था जिसने सीकर में आके इस बात को शुरू किया। पूरी सब मेरे खिलाफ थे, मेरा परिवार, मेरी दीदी जो खुद प्रिंसिपल है, सब लोग थे, लेकिन मेरा फंडा क्लियर था। ये फंडा क्लियर कैसे हुआ कि मैं छोटे से कस्बे फतेहपुर से निकल के इंजीनियरिंग की पीटी की तैयारी करके कोटा गया। तो कोटा में कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हमें एक थोड़ी सी दर्द फील होता था कि जो स्टूडेंट रूरल बेल्ट से आते हैं, मैं सीकर को रूरल बेल्ट मानता हूं, कस्बे से आते हैं, गांव से आते हैं, मैं बात करूं 96 की, आज तो ये चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी सा हमने महसूस किया, एक भेदभाव सा महसूस किया हमने कि यार मजा नहीं आ रहा है, अपने पास नॉलेज है, सब्जेक्ट है, बट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण हम लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये मेरे दिमाग में दर्द था। वो दर्द लेके मैं सीकर आया और मैंने कोचिंग स्टार्ट की, जिसका आपने टैगलाइन देखी होगी, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। आज नो डाउट कोचिंग इंडस्ट्री व्यवसाय का रूप ले चुकी है, इसको स्वीकारने मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 96 में ये कोचिंग इंडस्ट्री व्यवसाय नहीं था। तो उस समय एक दिमाग में जिद थी, एक जुनून था, एक पैशन था, एक पागलपन था कि कुछ करना है। और मुझे 24 साल हो गए, 31 जनवरी 2020 को मेरे को कंप्लीट 24 साल हो गए। नो डाउट मेरी जिंदगी में बहुत से प्लस आए, माइनस आए, अप्स आए, डाउन्स आए, लेकिन कुछ भी आया होगा, सब कुछ बदला होगा। एग्जाम के पैटर्न बदले, एग्जाम का फॉर्मेट बदला, लेकिन कोई चीज ना बदली। तो मेरा विजन था कि मुझे इसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करना है, मुझे स्टूडेंट के लिए काम करना है, मुझे बच्चों के लिए काम करना है। इसलिए मैं इस देखने वाले वेबिनार को, जो भी इसके ऑडियंस है, व्यूवर्स हैं, कि आप जिंदगी में अपना एक विजन बनाएं। क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कुछ लोग क्या किसी को देख के विजन बनाते हैं। अमिताभ बच्चन को देख के आप मिमिक्री कर सकते हैं अमिताभ बच्चन की, अब अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर की वीडियो देख के आप उनके मिमिक्री कर सकते हैं, आप सचिन नहीं बन सकते।
आपको सचिन बनना है, आपको अमिताभ बच्चन बनना है, जो भी इस इंडस्ट्री में जो भी सफल लोग हैं, आपको बनना है तो आपको पसीना बहाना होगा और आप नकल नहीं करें किसी की। आज की यूथ को मैं मैसेज देना चाहता हूं, आप इसलिए ऐसा बनने का सपना ना पाले कि दूसरा कोई कर रहा है, आप बिल्कुल नया कुछ करने की सोचें। तो आजकल तो वैसे भी स्टार्टअप का जमाना है। मैं ये कह सकता हूँ 96 में मैंने जो स्टार्टअप किया था कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग सेक्टर का, तो वो अपने आप में बड़ा स्टार्टअप था, उसमें शब्द नहीं था। हमने तो स्टार्टअप उस समय शुरू कर दिया 96 में, जब ये शब्द नहीं था मार्केट में। चारण सर जानते हैं 96 में तो इस तरह शब्द होते ही नहीं थे। एक सप्ताह में डिग्री कर ली और गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, और वो मेरे जैसे एक अध्यापक का लड़का सामान्य गांव से निकला बच्चा वो अपना खुद शुरू करे, ये तो आप समझ सकते हैं, मेरे सरदार समझते हैं कि वो कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक विजन था, और वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना कि किसी चीज को आप शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। यानी आप किसी भी सपने को ईमानदारी से सजोते हो, किसी सपने को आप ईमानदारी से पालते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, आसमान की कोई सीमा नहीं है, आकाश की कोई लिमिट नहीं है, बस हमें हमारी उड़ान भरनी है। मैं एक बात कहता हूं कि देखना है मेरी उड़ान को तो आसमान को थोड़ा ऊंचा और ऊंचा कर दो, इस तरह की आपकी जिद और ये पागलपन होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं लेटेस्ट सीन पे आपकी बात कर लूं, जो पिछले 4 महीने में बना सिनोरिया। आप देखो कि मार्च में लॉकडाउन हो गया था, हम लोगों की इंडस्ट्री अपने सब लोग उसी में शामिल है, अपनी सारी क्लासेज बंद हो गई, ऑफलाइन, हमें ऑनलाइन पे आना था। आज मुझे कहते बहुत खुशी होती, पिछले 4 महीने में मेरा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आ गया। 24 साल जो आपने किया वो कहीं काम नहीं आया उसमें, वहां केवल आपकी इमेज काम की, आपकी रॉयल्टी काम आई, आपकी साख काम आई, और आपका एक कॉन्फिडेंस काम आया। बाकी वो तकनीकी कोई काम नहीं आई ना, ऑफलाइन तो खत्म होकर ऑनलाइन में आ गया। लेकिन मात्र 40 से 50 दिन के अंदर अंदर पूरी टीम सीएलसी ऑनलाइन में अपने आप को साबित कर चुकी थी, या कर दिया उसने। वो कब कर पाए? क्योंकि ऑप्शन नहीं था। लाइव देखने वालों को बताना चाहता हूं दोस्तों, 22 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैं 27 मार्च को मेरे इंस्टीट्यूट आ गया था। मैं केवल मेरे घर रहा था 5 दिन। 5 अप्रैल को तो बाकायदा मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड करके पैनल पे शूट करके अपलोड कर दिया था, उसको देख सकते हैं आप जाके। मेरे घर में 5 दिन रहा केवल, कि भाई मुझे लगा कि बिना सीएलसी में जी के भी क्या करूं। माफी चाहता हूं, मुझे मेरे परिवार से मना किया होगा, कोरोना से कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक ही बात दिमाग में आई मेरे कि बिना सीएलसी में जी के भी क्या करूंगा। ये पागलपन आपका अपने पैसे के प्रति बोलो, अपने जॉब के प्रति बोलो, अपनी नौकरी के प्रति बोलो, अपने धंधे के प्रति बोलो, सब कुछ ही बोलो। माँ कहो, मम्मी कहो, मोम कहो, भाई भाव होना चाहिए। भाव नहीं है तो मम्मी करने से भी क्या हो जाता है, माँ करने से भी क्या हो जाता है, मोम करने से भी क्या हो जा सकता है। भाव यदि सकारात्मक है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब तक के मेरे इस 5 मिनट की डिस्कशन का तो बटर जो निकला कि आपको अपना खुद का सपना पालना चाहिए, अपने खुद के सपने होने चाहिए, और उसमें आप अपना सब कुछ लगा दें, सब कुछ। एक डायलॉग सुनते ना कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं दोस्तों, अपने सफलता पाने के लिए बाकी सब कुछ खोना पड़ता है। इस कोरोना ने मेरे को अभी 4 महीने हो गए, 24 साल में मुझे पता ही नहीं चला मेरे 24 साल कब बीते, कब 96 से 2020 आया। मतलब मुझे इस 4 महीने में, तो मैं तो माफी चाहूंगा, थैंक्स देता हूं कोरोना को कि उसने मेरे को 4 महीने देके मेरे को खुद के साथ समय दिया। इसलिए मेरा यूथ से एक ही मैसेज है कि आप अपना आफ्टर डिग्री जो भी आपकी पढ़ाई है उसके बाद आपको जो करना है, आप डिसाइड करें कि आपको किस रास्ते जाना है। लेकिन प्लीज वहां मिमिक्री नहीं करें, आप वहां नकल नहीं करें। आपका अपना विजन हो, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आप तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आप सीएस की तैयारी करें, आप ईएस की तैयारी करें, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आजकल होती हैं, आप अपने खुद की कंपनी बनाए, कोई मना नहीं करने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मूल पैदा करना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, मूल की नकल हो सकती है, मूल का कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको फंडामेंटल चीज बनानी पड़ेगी, अपनी लाइफ के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने होंगे, जो मैं कह सकता हूं थोड़ा सा मैंने किया 96 में। तो आज मैं ये दोस्तों एक अचीवमेंट ही मानता हूं। आज मुझसे कुछ कोई कहे तो आज तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 24 साल की मेहनत से एक अचीवमेंट हुआ कि मेरे वो सर एसडी चारण साहब, जिनसे हम कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मेरा चुनाव किया कि नहीं, हमारे श्रवण को इस तरह ऑनलाइन आप लोगों से, आप जैसी देश के जो देश का भविष्य है, जो मेरे को यूथ सुन रहे हैं, जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है, उनको सुनने का मुझे ऑनलाइन इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये मेरी 24 साल की मेहनत का ही रिजल्ट दोस्तों। इसलिए आप लोग अच्छे कॉन्सेप्ट काम करें। दूसरा एक इसमें जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद बहुत जरूरी है।
आपको जो भी मेरे को सुन रहे हैं, एक बात तो आपको स्वीकारनी होगी कि 1996 में मेरे साथी सब जैन लगे थे, आरएससी में मैं भी जैन लग जाता। उस जॉब को छोड़ के यदि मैं मेरा फ्यूचर दाव पे लगा रहा था तो मेरा भाव बहुत पवित्र था कि वे श्रवण, गांव के कस्बे ढाणी के बच्चों के लिए तुझे कुछ करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक गार्जियन आए थे, माफी चाहता हूं एक एग्जांपल दूं बीच में। एक सीकर के पास एक फागलवा गांव है। अभी गार्जियन आए थे, वो मुझे काउंट करके बता रहे थे कि सर हमारे फागलवा एक गांव में जिसमें मुश्किल 1000 घर होंगे, सीएलसी के द्वारा पढ़ाए हुए 15 बच्चे आईआईटी, एनआईटी और एमबीबीएस में है। ये दोस्तों इन सिस्टम ने हमने दिया है, इसलिए वो मेरा इरादा पवित्र था। नो डाउट उस संस्था के बदले मैंने मेरे परिवार का पालन किया है, मैंने मेरी व्यक्तिगत खुशियों के लिए जो मुझे अर्थ मिला है, मुझे उसके प्रति मान सम्मान मिला है। लेकिन एक दूसरा सीन और भी है कि यदि उस समय मैं सीकर में इस कोचिंग को स्टार्ट नहीं करता तो शायद हो सकता है कि आप देख लो ना, कोटा के बाद ना आपका बीकानेर डेवलप हुआ, ना जोधपुर हो। मैं तो साफ कहता हूं, जयपुर इतना बड़ा महानगर है, वहां भी आईआईटी और पीएमटी का तो खुद का कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। जो है वो कोटा की ब्रांचेज है। सीकर ही एक उत्तरी भारत में ऐसा शहर है जिसमें कोटा के बाहर एक इंडस्ट्री डेवलप हुई। और इसमें ये बात कहते थोड़ा सा हो सकता है मेरा अहंकार लगे, आपको मेरी मेहनत और मेरे उस जज्बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करना होगा। दूसरी बात, एक आज की यूथ के दिमाग में और ये है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति जीतता है। नहीं, ये दोस्तों अधूरी बात है। जीतने के लिए इंटेलिजेंसी एक हिस्सा है, जीतने के लिए, सफल होने के लिए इंटेलिजेंसी एक पार्ट है, ये सब कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जीतने के लिए, मेरा सब जो है हो सकता है माफी चाहता अच्छा लगे, वो पागलपन है, जिसको आप जील कह सकते हैं, जिसको आप यूं पैशन कह सकते हैं। आपकी यूथ की पैशन होना चाहिए। यदि आप में जील नहीं है, आप में पागलपन नहीं है, आप में पैशन नहीं है, तो आप दोस्तों इंटेलिजेंसी कोई काम की नहीं है, अकेली इंटेलिजेंसी कोई काम नहीं आएगी। तो इंटेलिजेंसी एक पार्ट है। तो मैं कहता हूं बेटा, यदि आप अपने आप को सामान्य आयु का बच्चा मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करोगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। तो जो जॉय ऑफ गिविंग है ना, वो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, थोड़ा सा एक अच्छा सा एग्जांपल है, मैंने सुना किसी मेरे मार्गदर्शक से। एक बार जंगल में एक व्यक्ति था जिसको बहुत प्यास लगी हुई थी। वो जा रहा था, वो प्यास उसकी थ्रस्ट इस पॉइंट पे आ गई थी कि वो कुछ पल पानी ना मिले तो उसकी डेथ हो सकती है व्यक्ति की। इतने में उसको एक हैंडपंप दिखाई दिया। तो बंदा, आप सोचो कि जिसका कुछ सेकंड या कुछ मिनट में पानी के अभाव में, प्यास के कारण जो डेथ हो सकती है, उसको जैसे हैंडपंप दिखाई दिया, हैंडपंप को उसने चलाया, उसमें पानी नहीं आ रहा, बट हैंडपंप के पास एक बोतल पड़ी थी। उस बंदे ने बोतल को उठाया, फटाफट उसका ढक्कन खोला और पानी पीने वाला था। इतने में दोस्तों उस बोतल के नीचे एक लेटर पड़ा था। व्यक्ति को सजन रहा, भला व्यक्ति था, तो उसने कहा यार लेटर पढ़ लेता हूं पहले, इसमें क्या है। तो लेटर पढ़ा उन्होंने। तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि प्लीज आप इस पानी को पिए नहीं, आप इस पानी, जो एक बोतल पानी है, इसको आप इस हैंडपंप में डाल दें। हम सब जानते हैं हैंडपंप में एयर की प्रॉब्लम होती है, तो कहा कि आप इस पानी को हैंडपंप में डाल दें तो ये एयर खत्म हो जाएगी और हैंडपंप से फिर अथाह पानी आएगा, जिससे अपने प्यास बुझा सकते हैं, आराम से पानी का उपयोग कर सकते हैं। और जाते समय प्लीज आप इस बोतल को वापस पानी से भर के रख दें और लेटर वापस बोतल नीचे रख दें, ताकि आपकी तरह आने वाला अन्य व्यक्ति भी अपनी प्यास बुझा सके और अगले की प्यास बुझा सके। अब दोस्तों सोचो, उस व्यक्ति के सामने कितना बड़ा द्वंद था। एक तरफ प्यास के कारण आपकी डेथ हो सकती है, दूसरी तरफ यह कि वो पानी उस हैंडपंप में डालता है तो अपनी प्यास भी बुझा सकता है और आने वाले दूसरे उस राहगीर की प्यास बुझा सकता है, तो उसके बाद भी कोई आएगा। जंगल है, जैसे वो बंदा भटकता हुआ आया, वैसे और भी कोई आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक बोतल पानी पी के केवल खुद की प्यास बुझा ली जाए, और थोड़ा सा विल पावर, थोड़ा सा जॉय ऑफ गिविंग, देने के आनंद की अनुभूति से उस हैंडपंप में पानी डाल के, उस लेटर की बात पे विश्वास करके। दोस्तों सफलता का एक और गुरु मंत्र मैं देता हूं, वह विश्वास। विश्वास के बिना सफलता का मिल नहीं सकती, विश्वास करना होगा। और स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, सबसे पहला विश्वास आपको अपने टीचर्स पे होना चाहिए, आपको अपने इंस्टीट्यूट पे होना चाहिए। ये आपका टीचर्स के प्रति फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, माफी चाहता हूं, जिंदगी में पैसा कमा सकते हैं, अब सफल नहीं हो सकता है। मैं यहां यूथ से एक बात कहना चाहूंगा, पैसा कमाना सफलता नहीं है। माफी चाहता हूं, मेरे तो वो लोग से मेरे विचार नहीं मिल रहे। पैसा कमाना, पैसा कोई कमा सकता है,
कई बार होता है गांव में से रोड निकली, मेरा खेत गांव में है, रोड निकली, हाईवे निकला, मेरा खेत हाईवे पे आ गया, मुझे मिल गए करोड़ रुपए क्योंकि हाईवे की कॉस्ट हो जाती है, मैं तो हो गया करोड़पति। पर उससे बुद्धि कहां से आई, उससे मैं सफल कहां से हुआ, उससे संस्कार मेरे कहां से आएंगे? सफलता संस्कार तब आएंगे जब मेरा धन मेरे मेहनत से, मेरे दिमाग से और मेरे संस्कारों के साथ अर्जित जो करूंगा। तो मेरी बात पे आता हूं, तो उस व्यक्ति के पास दो रास्ते थे, एक तो अपना पानी, अपना पेट प्यास बुझा के बोतल फेंक दे और गोली मारो जी, पत्थर को छोड़ो, मुझे क्या मतलब है बाकी आने वालों से, ये राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है। दूसरा उसमें इंसानियत थी, उस बंदे ने दोस्तों उस पानी को हैंडपंप में डाला, हम सब जानते एयर खत्म हुई हैंडपंप की, पानी आया, बंदे ने प्यास बुझाई, बाकायदा हाथ मुसाब भी के जंगल में घुमा हुआ था और पानी की बोतल भर के वापस दोस्तों रख दी और लीटर वहां लगा दिया। जिंदगी दोस्तों यही है, यदि एक बोतल पानी से अपनी प्यास बुझाने की संकीर्ण मानसिकता रखोगे, मैं करोगे, तो जिंदगी में दोस्तों केवल मैं बन के रह जाओगे। और यदि हम की बात करोगे, हम में सब कुछ समाहित है दोस्तों। इन उंगलियों में आप देखो, ये अलग अलग, इनकी कोई औकात नहीं है, ये किसी, मैं यूं उंगली करूं ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बट ये मुट्ठी बन जाती है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि इसमें बहुत बड़ी ताकत आती है, ताकत हम में है, ताकत मैं में नहीं है। इसलिए बच्चों, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोसाइटी में जितना इन्वेस्ट करेंगे, ये मेरा अनुभव है साहब, मैं 24 साल अनुभव है, मैंने तो सोसाइटी में जो इन्वेस्ट किया उससे कहीं कहीं ज्यादा मेरा मान सम्मान मिला, 2 रुपए भी कमाए, बिल्कुल घर में भी कहते हैं ना सुख शांति से एक बहुत जीवन चल रहा है। दोस्तों मैं इतना ही कह सकता हूं, आपसे लाइव बात कर रहा हूं, मेरे सर जो हमारे रोल मॉडल रहे हैं, जिनको हम कॉलेज में, जिनको हम दूर से देखते थे, यार हम भी कभी सर की तरह बने, माफी चाहता हूं, बिल्कुल बच्चे होते हैं तो बच्चे के लिए आदर्श कौन होता है? टीचर। कभी देख लो, आप याद कर लो, स्टूडेंट के लिए आइडियल उसके टीचर होते हैं, और टीचर को देख के लगता है मैं बनो मेरे टीचर जैसा। जैसे मैं यहाँ एक नाम भी कोट करना चाहूंगा, MP पुनिया साहब का, जो आपकी कॉलेज बीकानेर यूनिवर्सिटी के, इस कॉलेज के जिनकी भी एक नीम के पत्थर भी कह सकते हैं, उनका पसीना बहा हुआ है, उन सबको इन लोगों को देख के लगता था यार अपने भी सर को देख इनकी तरह पर बने। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, तो आप लोग इन्वेस्ट करें, रिश्तों में इन्वेस्ट करें। मैं एक बात को बहुत कहने का चाहता हूं, रिश्तों में इन्वेस्ट करें। आप इस कोरोना ने सिखा भी दिया है कि रिश्तों के बिना कुछ नहीं है, आपके पास अपने लोग नहीं है। अपने क्या होते हैं? प्रमाण है ना, जैसे आपकी कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक वक्ता की, आपको लगा एक वक्ता को ढूंढना है, तो चारण साहब वहां नहीं होते, तो नो डाउट उसका मेरा नाम नहीं डिसाइड होता, क्योंकि मेरे सर हैं, तो मेरे सर को लगा नहीं श्रवण मेरा स्टूडेंट है। तो यदि आपके अपने लोग हैं, आप अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक बहुत अच्छा गीत भी है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो डियर, रिश्तों में इन्वेस्ट करें, विश्वास रखें। एक पानी आप यदि हैंडपंप पे डालोगे, इसका भाव समझें, तो जिंदगी भर लगातार वो हैंडपंप आपको पानी देता रहेगा। यदि आप समाज को देते जाओगे, समाज दोस्तों इतना पलट के देता है जिसकी आम सोच का व्यक्ति तो कई बार कल्पना नहीं कर सकता। थोड़ा सा अपने दिमाग का ढक्कन खोल के बड़ा सोचो, बड़ा सोच के बात करोगे ना, तो निश्चित रूप से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो मैं इन सुनने वाले मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी, जो मुझमें उम्र में छोटे हैं, उनको एक आदेश की भाषा में टीचर हूं, इस पर वो आदत पड़ गई, बेटा जी जिंदगी में अपना सपना पालो, उसको पूरा करने के लिए फिर पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा दो। और एक बात मैं इस युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी रहें, आध्यात्मिक रहें, थोड़ा सा ईश्वरीय शक्ति को आप माने। मैं इस बात पे थोड़ा जोर देना चाहूंगा, आपकी दिनचर्या में सुबह शाम, जो भी हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, वो हमारा जो धर्म, हमने जिसमें हमें जन्म लिया है, वो हमारा सौभाग्य, उसकी परंपराओं की पालना करते हुए हम उस ईष्ट का वंदन करें, तो शायद हमारी एनर्जी पूरे दिन ज्यादा बेटर रहेगी। ये मेरे साथ होता है, मैं जैसे डेली मेरे इष्ट को याद करके आता हूं, तो मैं पूरे दिन एक काम करता हूं, एनर्जी सिर्फ 24 साल से काम कर रहा हूं। तो ये एक मैसेज मेरा था कि दोगे, आप धरती माँ को देखो ना, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो खेती जानते हैं, खेती करना जानते हैं। यहां भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, एक बच्चा है, मान लो पैदा हुआ महानगर में, उसको पता नहीं अनाज कैसे पैदा होता है, उसको पता नहीं खेती कैसे होती है। अब वो गांव में आ गया और एक किसान अपना हल जोत रहा है ट्रैक्टर से या अपने बैल से, तो दोस्तों वो उसको लगता है कि ये अनाज, ये किसान पागल है क्या कि अनाज को मिट्टी में डाल रहा है, क्योंकि उस बच्चे का जन्म मान लो महानगर में हुआ, उसको पता ही नहीं उसको ये अनाज मिट्टी में डालेंगे तो उसे फसल पैदा होगी। लेकिन जिस व्यक्ति को खेती करना आती है, जिसने खेती करना देखी है, उसको पता है कि मैं अनाज को जमीन में डालूंगा
तब ये धरती माँ एक दाने से हजारों दाने पैदा करती है। दोस्तों, एक दाना जमीन में डालोगे तो ये हजारों दाने पैदा होते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो ये सीख लो, समझ लो, और आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि हमारे चारण सर जैसे आज आपके मेंटर हैं, या मैं कहूं आपके इस घर के मुखिया हैं, आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी बीटीयू के हेड हैं। और मैं सर, मेरा सौभाग्य रहा कि आपका सानिध्य मुझे मिला कॉलेज लाइफ में। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है। तो यूथ, आप लोग सब कुछ चकाचौंध में नहीं रहे। दुनिया जो बाहर से दिखती है वैसे नहीं होती है। कोरोना ने साबित भी कर दिया कि यदि आप जमीन पे नहीं, मेरा डायलॉग है दोस्तों, मैं कभी नहीं कहता आप आसमान ना छुएं, मैं कभी नहीं कहता, छूना चाहिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि आसमान छूने की शर्त जमीन छोड़ना है। यदि आपने जमीन छोड़ के आसमान छू लिया तो गिरोगे ना, तो दोस्तों कहीं के नहीं रहोगे। ऊपर बढ़ो, लेकिन अपना जमीन न छोड़ो, अपनी जड़ों को मत भूलो। मैं यहां भी किस्सा, मेरी बात पे ममता मैडम, कितना टाइम है मेरे पास? बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हमें तो समय का पता ही नहीं चल रहा सर आपके विचारों के साथ। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मैं फेसबुक लाइव इसको कर दिया, हम लोगों ने फेसबुक लाइव भी दे दिया है। चल, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक माँ और बेटे थे गांव में, मतलब पिता नहीं थे बच्चे के, माँ और बेटे दो ही थे। माँ ने पीछे एक घर में पीछे, जैसे आप जानते हो छोटा जगह होती है जिसको अपना बाड़ी बोलते हैं, वहां उन्होंने एक गुलाब के फूलों का बगीचा लगा रखा था। एक बार माँ बीमार हो गई, बच्चा छोटा था 8-10 साल का, तो बच्चे से वो माँ खेत में काम नहीं करवाती थी, अपनी बड़ी बाड़ी में काम नहीं करवाती थी। तो माँ बीमार होगी, तो एक दिन 2 दिन माँ बीमार रही, तो बच्चे को ज्यादा टेंशन नहीं हुई, छोटा बच्चा था। पर 3-4 दिन तक माँ ठीक नहीं हुई, तो वो एक हकीम को लेके आए, गांव में वैद्य को लेके आए, दिखाया। वैद्य ने कहा, यार आपकी माँ को स्वास्थ्य वाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी वीकनेस है, लेकिन ये किसी टेंशन में है। तो बच्चे ने कहा, क्या है? बोले, इसकी कोई दवाई नहीं है, इनको जो टेंशन है इनकी तो आप अकेले में बात करना है कि इनको क्या परेशानी है। तो वैद्य जी के जाने के बाद बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ, वैद्य जी ने कहा बीमार नहीं हो, तो बताओ आप भी परेशान क्यों हो? तो माँ ने कहा, बेटा मैं 2-3 दिन से कमजोरी महसूस कर रही हूँ, मैं बगीचे में जा नहीं पा रही हूँ, तो मेरे सारे बगीचे के गुलाब के फूल, मेरे फूल मुरझा जाएंगे, तू अभी छोटा है, मैं क्या करूं? बेटे ने कहा, माँ चिंता मत कर, मैं छोटा हूं लेकिन तेरा बेटा हूं, मुझे काम करना आता है। तो बच्चा दोस्तों सुबह जाता बगीचे में, दोपहर तक बगीचे में रहता, फिर घर आता, लंच करता, फिर बगीचे में जाता, शाम को आता। 3-4-5 दिन बच्चे ने ये किया। माँ को पता था मेरा बेटा बहुत सपूत है, वो बगीचे के नाम से बगीचे में जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बगीचे के नाम पे जाके कहीं गांव के चौपाल में जाके मूवी देखने जा रहा है। 7 दिन के बाद वो महिला ठीक होगी, माँ ठीक होगी। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, बच्चा सुबह से लेकर रात तक बगीचे में रहता है, बच्चा बड़ा सपूत है, बगीचे की बड़ी केयर कर रहा है। 7 दिन में माँ रिकवर हो जाती है, क्योंकि माँ को कॉन्फिडेंस है मेरा बेटा अच्छा है। 7 दिन बाद जब माँ जाती है बगीचे में, तो बगीचा दोस्तों पूरा लगभग जल चुका होता, मतलब वो मुरझापन आ जाता है। माँ अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है, बेटा रोता है कि माँ मैंने कोई गलती नहीं की, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैं बगीचे में आया था, मैंने खाद दिया है, पानी दिया है, फिर भी ये फूल मुरझा गए। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तू बिल्कुल अच्छा योग्य बेटा है, तूने खाद दिया है, तूने पानी दिया है, तूने क्या किया मुझे बता। तो मासूम से बच्चे ने पता क्या कहा, माँ मैंने हर पत्ती को पानी दिया, हर फूल को पानी दिया, हर पत्ती और फूल को मैंने ऐसे गले से लगाया जैसे तू मुझे लगाती है, फिर भी ये पेड़ पौधे जल गए। माँ ने पूछा, बेटा क्या तूने इस गुलाब के पौधे में क्या तूने जड़ में पानी दिया? तो बच्चे ने, छोटा बच्चा था, बोले माँ जड़ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे क्या पता जड़ में पानी देना होता है। माँ ने कहा, बेटा जड़ में पानी नहीं दिया, खाद नहीं दी, तो पत्ती और फूल में पानी देने से कुछ नहीं होता है। ऐ नौजवानों, कितना उड़ लो, कितने ही बाहर दोस्त बना लो, कितने पार्टियां कर लो, वीकेंड की कितने अच्छे दोस्त बना लो, यदि आपने अपने मूल लोगों को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, आपके हो सकता है आपके गांव में कुछ भाई ऐसे होंगे जो पढ़ाई नहीं कर पाए, जिनको आप ये मानते हो पीछे, उनको छोड़ दिया, आपकी बेल, आपके पेड़ बहुत लंबे समय तक हरे नहीं रह सकते। ये मेरा अनुभव कहता है, और मेरे सर, चारण सर जैसे लोग इस बात के प्रमाण हैं, वो आपको हमेशा बताते रहते हैं, हरी जड़ दोस्तों, हरा पेड़ वही रहता है जिसकी जड़ें मजबूत है। इसलिए सोसाइटी से लिया है, सोसाइटी को दें,
सबका रेस्पेक्ट करें, जो हमसे बड़े हैं उन सबकी इज्जत करें, सबसे पहले अपने टीचर्स की इज्जत करें। मैं तो आज आपसे चाहता हूं मैसेज देना, इस लाइव को सुनने के बाद आप एलकेजी से उन टीचर्स को बैठे बैठे याद करो जिन्होंने एलकेजी से लेके अब तक आपको पढ़ाया। आप कॉलेज फाइनल में है या फर्स्ट ईयर में है, जितने टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, हो सकता है आप उनको कॉल नहीं कर सकते, हो सकता है आपका नंबर नहीं हो, तो आप एक बार मेरे कहने से बैठ के 10 मिनट एक एक टीचर का चेहरा याद करते हुए उनको प्रणाम करें। मैं दावे से कह सकता हूं आज की रात आपकी बहुत खूबसूरत रहेगी, आज आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूं, मेरे अनुभव से कह सकता हूं। और मैं टीचर से भी एक बात करना चाहता हूं जो इस फील्ड में टीचिंग करते हैं, उनसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, ये बच्चे हमारे पेड सर्वेंट नहीं है। बच्चों को आप प्लीज पेड सर्वेंट नहीं माने। ये माफी चाहता हूं, इस टीचिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई है। मैंने अभी एमपी पूनिया साहब का नाम कोट क्यों किया? इसलिए नहीं कोट किया मालिक, वो आज बड़े आदमी हैं। मैं इसकी कहानी बताना चाहता हूं आपको। मैंने उनका नाम कोट क्यों किया? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मुझे थर्ड ईयर में था 93 में कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जो कोटा कॉलेज जानते हैं, चांद साहब जानते हैं, कोटा हम लोग दादाबाड़ी रहा करते थे बाहर किराए पे। वहां एक RSC चौराहा था जहां हम लोग लिफ्ट लेके कॉलेज जाते थे। जानते हैं कॉलेज, जो कोटा कॉलेज जानते हैं साहब। मुझे आज भी याद है वो किस्सा। बारिश हो रही थी और मैं RSC चौराहे पे खड़ा था, भिगा हुआ था बारिश में। तब पूनिया साहब के पास एक मारुति 800 हुआ करती थी। उस समय मारुति 800 बराबर है आज के मर्सिडीज के। पूनिया साहब आए, उन्होंने गाड़ी रोकी, मुझे कहा श्रवण बैठ जा। मेरा सौभाग्य था, मेरा नाम जानते थे वो। श्रवण बैठ। मैंने कहा सर मैं भिगा हुआ हूं, गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा सीट यार तेरे से बढ़िया है क्या छोरे? जो बात छोरे, तुमसे बढ़िया सीट है क्या? मैं नहीं बैठा गाड़ी में, लेकिन उन्होंने भीगी बारिश में, यूथ कोई आदमी पीछे क्यों चर्चा करता है? उस समय की मारुति 800 आज की मर्सिडीज है। आज यदि हम दोस्तों गाड़ी लेके जा रहे हो कहीं और हमारा परिवार का व्यक्ति भिगा हुआ खड़ा हो ना, तो शायद सोचो, दिल से पूछो, हम उसको बैठाने की कोशिश नहीं करते कि सीट खराब हो जाएगी हमारी। दोस्तों, उस व्यक्ति ने जो ऑफर दिया, मैं नहीं बैठा, वो अलग बात थी, क्योंकि मुझे लगा सीट खराब हो जाएगी सर की। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद, ये बात कर रहा हूं 93 की, आज कितने साल हो गए सोचो। आज 27-28 साल हो गए। वो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में सेट है। इसलिए टीचर से भी निवेदन है, बच्चों को दो, और बच्चे बहुत कुछ देते हैं साहब। मैं तो साहब इस कोचिंग इंडस्ट्री में टीचिंग का काम कर रहा हूं। मैं तो साहब कहीं भी जाता हूं ना, तो भीड़ लग जाती है मेरे स्टूडेंट्स की। एक बार मैं आपके कॉलेज भी आया था कई कुछ सालों पहले, तो एक 10-12 बच्चे का एक झुंड एक साथ मिल गया था। मेडिकल कॉलेज जाता हूं बीकानेर, तो वहां सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं। तो टीचर भी थोड़ा सा, माफी चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात किसी साथ, मैं किसी अपने शिक्षक धर्म को हम लोग कहीं भूल रहे होंगे, उसको रक्षा करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा देते हैं। तो बच्चों, जिंदगी में केवल लेना ही नहीं, देना भी सीखो। स्पिनर बने। एक होता स्पिनर बॉलर होता है, वो रन भी देता है और विकेट भी लेता है। तो उस तरह आप जिंदगी में स्पिनर बने, कमाए भी, अच्छा कमाए, इज्जत से खूब कमाए, कोई मना नहीं करता है। पैसा कमाना पाप नहीं है, जी जान लगाए पैसा कमाए, लेकिन सोसाइटी को भी दें कि हमें जो दिया वो सोसाइटी ने दिया है। बिना सोसाइटी, हमारे सीकर के सांसद हैं MP सुमेलन जी, वो एक बात कहते हैं कि फॉरेन जो है अमेरिका, वहां आदमी की परिभाषा क्या है? सोशल एनिमल। वहां आदमी कितनी परिभाषा? सोशल एनिमल। आदमी एक सामाजिक प्राणी, बोलते ना, आदमी सामाजिक प्राणी है। अब सोचो, यदि हम सामाजिक नहीं है तो पीछे क्या बचे? एनिमल। सोशल एनिमल बोलते हैं, हम ही बोलते सामाजिक, हम एक सामाजिक प्राणी है। तो अब सामाजिक नहीं है तो पीछे प्राणी बच गए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल। तो मालिक सिर्फ एनिमल नहीं रहे, सोशल एनिमल रहे, सामाजिक रहेंगे तो इंसान कहलाएंगे, नहीं तो अटते सोशल, केवल और केवल हम लोग एक एनिमल बन जाते हैं जो समाज के किसी काम के नहीं होते हैं। तो मैं मेरी बात को समाप्त करूं, काफी टाइम हो गया। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं फिर से हमारे चारण सर को प्रणाम करता हूं। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। YN सर, आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं। और ममता मैडम, आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल से गांव से निकला हुआ लड़का हूं, एक जिद और जुनून के साथ काम करता हूं। और मैं एक बार जो भी मुझे सुना, उन सबका बहुत आभारी हूँ। मेरे भाव हो सकता है, मेरे भाव अच्छे थे, मेरे शब्द हो सकता है कुछ आगे पीछे हो गए होंगे, किसी को मेरे शब्दों से कुछ आहत हुई तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। एंड आपने बिल्कुल हम अंतरात्मा से एक बार हमें झकोड़ कर रख दिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि पवित्र भाव से यदि कोई काम किया जाए तो
ऑब्वियसली उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही होते हैं।